देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमको करना है वो हमारी होती है एलसीआर सर्किट। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट लगे होंगे, उसमें इंडक्टर लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा और रजिस्टर लगा होगा, बट काय में लगा होगा इन सीरीज। ठीक है, काय में लगेगा, सीरीज में लगेगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको नहीं पढ़ना है इनका, कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट, अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट है ना, कंटेनिंग इंडक्टर कॉमा कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज। काय में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, सीरीज में। ठीक है, कॉम्बिनेशन करने का तरीका स्टिल सेम रहता है कि जो हमारा कंडक्ट सीरीज वाला होता है उसमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट। इसी तरीके से जो हमारा पैरेलल होगा उसमें क्या होगा, करंट डिफरेंट आना चाहिए और वो क्या आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं एलसीआर सर्किट। कौन सी सर्किट कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एलसीआर सर्किट। देखो एलसीआर सर्किट से पहले कल का थोड़ा सा याद रखो, वोल्टेज लीड कर रहा था केवल इंडक्टर सर्किट में, है ना। करंट लीड कर रहा था कौन सी सर्किट में बेटा, कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री और इंडक्टर सर्किट में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन लग रहा है, इन दोनों में क्या लग रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, तो हम पहले सर्किट बनाते हैं देन आगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लगा दो बेटा, इंडक्टर, फिर कैपेसिटर और फिर रेजिस्टेंस। ये हमारी क्या बन गई, सर्किट बन गई। ठीक है, सर्किट ये की हो गया, ये एसी सोर्स अपन जो अप्लाई करते हैं वो एसी सोर्स हो गया, ये हमारा एल है, ये सी है और ये क्या है बेटा, आर, तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एलसीआर सर्किट हमारी फॉर्म हो गई, है ना। अब एलसीआर सर्किट फॉर्म हो गई तो देखो कल का थोड़ा सा नॉलेज जो है इसमें, इस केस में कौन लीड कर रहा था, वोल्टेज और करंट पीछे चल रहा था, कुछ ऐसा था, है ना। इस केस में क्या था बेटा, करंट की डायरेक्शन यही थी पर वोल्टेज क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, डाउनवर्ड बनाना। देखो 90 डिग्री दिख रहा है दोनों में, ये 90 दिख रहा है, देखो ये भी 90, है ना। और इधर पे देखो रेजिस्टेंस के अंदर दोनों क्या चलते हैं, साथ में चलते हैं, बिकॉज देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ जीरो। यहाँ फेज डिफरेंस होता है जीरो, यहाँ फेज डिफरेंस होता है 90 और यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना होता है, 90। बस अंतर क्या है, इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है और कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हमारी इसके अंदर हो गई। अब देखो इसको हमें कल जैसे सॉल्व करना है ना। कल अपन सबका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उससे सॉल्व कर रहे थे, पर आज हम इसको अलग वे में सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे बेटा, फेजर डायग्राम से। किससे सॉल्व करेंगे, फेजर डायग्राम बना के। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाएंगे, ये बना हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में बनेगा फेजर डायग्राम, केवल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि तो करंट तीनों में सेम डायरेक्शन है ना। और एक चीज मैंने बोली भी थी तुमसे, सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, तो देखो तीनों में करंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में सेम एक्सिस की तरफ जा रहा है, पर वोल्टेज का एक्सिस क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ऊपर वाले में वोल्टेज अपवर्ड है, इसमें वोल्टेज डाउनवर्ड है, इसमें वोल्टेज एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसमें बदल रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे बेटा, हमारे जो फेजर डायग्राम बनाया था उससे। और जो हमें प्राइमरी नॉलेज है वो लिख लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर आई इंटू आर होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आई इंटू एक्सएल होता है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आई इंटू क्या होता है, एक्सी होता है। एक्सएल और एक्सी हमारे इम्पेडेंस वो रिएक्टेंस थे, जिसमें एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल थी और एक्सी की वैल्यू क्या थी बेटा, 1/ओमेगा सी। ठीक है, 1/ओमेगा सी, तो ये हो गया। अब हमें देखो बेटा वोल्टेज सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। किसके रिस्पेक्ट में बनाया जाएगा बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, बस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये कौन है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, ये कौन है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ पर किसका वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। देख लो ऊपर से बना है डायग्राम, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर वी एल, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर वी सी और वोल्टेज ऑफ रजिस्टर ये।
अब देखो इसमें 3 डायरेक्शन है अलग अलग, है ना, एक अपवर्ड डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एक एक्स वाली डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन है ना। तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज या तो इधर आ सकता है बेटा, या तो किधर आ सकता है, समझे बात को, विद फेज डिफरेंस 5। ठीक है, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। तो हम इसमें एक कंडीशन सपोज करके सॉल्व करते हैं। क्या सपोज करके सॉल्व करते हैं बेटा, कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। क्या बोला अपन इसको, कि वी एल यहाँ पर हम बड़ा सपोज कर लेते हैं और वी एल वी सी को क्या सपोज कर लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो एक ना एक चीज इसमें से बड़ी आएगी, या तो वी एल ग्रेटर होगा या वी सी ग्रेटर होगा, है ना। एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट बनती है जिसमें दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसको रेजोनेटर सर्किट बोलते हैं अपन। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट या रेजोनेटर सर्किट बोलते हैं। पर यहाँ पर अपन क्या कंडीशन लेके सॉल्व कर रहे हैं इसको, वी एल इज ग्रेटर देन, तो दिस फेजर डायग्राम कैन कन्वर्ट इनटू लाइक दिस। देखो बेटा इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, या तो रजिस्टर ये, पर ध्यान से देखो ये जो नीचे था ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और काय से छोटा है, वी एल से छोटा है। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस को अपन नाम क्या दे सकते हैं बेटा, वी एल माइनस, सही है, फिर दोनों की डायरेक्शन सेम कर दी, ये नीचे पॉजिटिव था ऊपर आके क्या हो गया नेगेटिव, और वीएल में से वीसी को माइनस क्यों करा, बिकॉज वीएल ग्रेटर देन है ऐसे। ठीक है, नॉर्मल सी बात। अब इसका रिजल्टेंट वोल्टेज किधर आएगा, इधर, ये हमारा वी हो गया रिजल्टेंट, ये वी एल माइनस वी सी था, ये वी आर था। कितने का फेज डिफरेंस आएगा, पाई का फेज डिफरेंस आएगा। और देखो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, जिसमें से ये वाला पार्ट, इसका बेस वाला पार्ट वी आर है, परपेंडिकुलर पार्ट वी एल माइनस वी सी है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है हमें, हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है बेटा, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट वोल्टेज। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रहा डायग्राम, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हें ये वी निकालना है, क्या निकालना है, ये वी निकालना है, तो क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इसके अंदर। तो क्या आना चाहिए बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सही है ना। अब देखो बेटा v, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगना चाहिए बेटा, रूट, है ना। ये क्या है, इधर पे देखो लिखिए वैल्यू, वी आर हमारा क्या है, आई इंटू आर का होल स्क्वायर, बी सी क्या है, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर, सही है। देखो आई सब में से कॉमन आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर है तो आई स्क्वायर ले लो, इसके पास भी आई है और इसके पास भी, सब में से कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अब देखो आई से स्क्वायर हटेगा तो रूट से ये बाहर आ सकता है, आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। आ गई वोल्टेज इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमारी वोल्टेज की ये हो सकती है बेटा, है ना। और अनदर इक्वेशन क्या हो सकती है वोल्टेज की, आई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल अपॉन 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये भी हो सकती है ना, ये भी वोल्टेज इक्वेशन है। अब इसमें देखो एक अनदर चीज निकलती है, जैसे वहां अपन रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला था, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, क्या हो रहा था, रिएक्टेंस, इस एल के लिए। आर के लिए क्या हो रहा था, वो सिर्फ रेजिस्टेंस था। सी के लिए क्या था, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था। तीनों के लिए नाम अलग अलग लिखवाए ना। ऐसे ही बेटा जब इनकी ग्रुपिंग होती है, क्या हो जाती है, कोई भी दो कंपोनेंट की क्या होगी, ग्रुपिंग, टू या मोर देन टू कंपोनेंट। जैसे इसमें कौन कौन जुड़ा है, एल सी आर, ये ग्रुपिंग। अगर सिर्फ एल सी जुड़ा होता, सी आर जुड़ा होता, या आर एल भी होता, तो क्या कहलाती वो, उसकी ग्रुपिंग कहलाती। और जब भी ग्रुपिंग होगी तो वहां पर रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता बेटा, क्या ऑफर होता है, इम्पेडेंस। क्या ऑफर होता है बेटा, इम्पेडेंस। समझे बात को, क्या ऑफर होता है, इम्पेडेंस। ठीक है, इम्पेडेंस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, बट कब, ग्रुपिंग के टाइम, जब कंपोनेंट की क्या हो, ग्रुपिंग हो, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको क्या कहते हैं, इम्पेडेंस होता है, इम्पेडेंस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा,
ऑब्स्ट्रक्शन, इसको पहले डेफिनेशन समझा देते हैं अपन। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द सर्किट which is contained two or more than two equipment, more than two equipment, ठीक है, more than two equipment in group, in group। समझ गए बात को? अगर वो ग्रुप में लगे होंगे तो वो क्या हो गया हमारा इम्पिडेंस, ठीक है। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द सर्किट which is contained two or more than two equipment in the flow of current, in the path of flow of current, path of flow of current is called इम्पिडेंस। समझ गए बात को बेटा? ठीक है, इसको हम इम्पिडेंस कहते हैं। लिखते काय से हैं बेटा? जेड। काय से लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। काय से लिखा जाएगा? जेड बाय आई। अब देखो ये आ रहा फॉर्मूला, वी मल्टीप्लाई में था, सॉरी आई मल्टीप्लाई में था, कहाँ आ जाएगा इसके? तो विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये जो है बेटा वी बाय आई दिखा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? जेड, विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और वन मोर फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी का। ठीक है, अब देखो तुम दोनों फॉर्मूले जरा ऑब्जर्व करो। वी का फॉर्मूला ये रहा, इम्पिडेंस का फॉर्मूला। हमारी इस कंडीशन को सपोज करने से यहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? एल बड़ा होगा तो भी फॉर्मूला यही रहेगा, सी बड़ा होगा तो भी फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये वी बड़ा है, जैसे एल बड़ा है, वी एल बड़ा है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर ग्रेटर आया किससे? वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर से। तो देखो एक्सएल माइनस एक्सी लिखा है, और पक्की बात है एक्सएल बड़ा ओवर एक्सी। अगर मैं रिवर्स कंडीशन भी सपोज करूं कि वीसी बड़ा है और वीएल छोटा है, तो ध्यान से देखो ये पीछे वाली टर्म बड़ी होगी, आगे वाली टर्म नेगेटिव में आंसर आएगा, उसका क्या लगा हुआ है? क्या बन जाएगा? तो हमारे ये पॉजिटिव, किसी को ग्रेटर मानना, किसी को लोवेस्ट मानना या लोअर मानना, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अपन इसको यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपना ये निकला, देखो चार्ज क्या है, वोल्टेज इक्वेशन है हमारे पास, हमने क्या निकाल दिया? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के बाद क्या निकाला? रिजल्टेंट वोल्टेज। फिर क्या निकालेंगे? इम्पिडेंस। अब इसके बाद बचा है फेज डिफरेंस। देखो है ना, अब इसमें ये अपन ने बना ही लिया, ये डायग्राम हो गया इसका, ये वैल्यू याद रखना। अब हमको निकालना है बेटा क्या? यही, ये नीचे वाला ही डायग्राम इसमें यूज होगा, और इसी डायग्राम से अपन क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। ठीक है, क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? लिख दो पहले हेडिंग फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के लिए इसी ट्राइंगल के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज वी नो अबाउट, है ना, बेस, वी नो अबाउट परपेंडिकुलर, तो हम इससे फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो ये लिखा है फाई, फाई मतलब उसका फेज डिफरेंस आना किस एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं इसको? तो क्या निकलेंगे बेटा? टेन फाइव, फेज डिफरेंस के लिए टेन फाइव, टेन फाइव विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वी एल माइनस वी सी, और बेस क्या है बेटा? वी आर। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? टेन फाइव विल बी इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर। देखो सब में से आई कॉमन आ सकता है और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो यहाँ से देखो टेन फाइव विल बी, या जो फेज डिफरेंस अपन फाइव से लिखते हैं वो कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ठीक है, अब इसमें एक टर्म निकाली जाती है बेटा जो कहलाती है पावर फैक्टर। क्या निकाली जाती है? जब भी बेटा करंट और वोल्टेज में क्या आएगा? फेज डिफरेंस। क्या आएगा करंट और वोल्टेज में? तो वेन एवर एक टर्म आएगी जो क्या कहलाती है? हमारी पावर फैक्टर। क्या आती है बेटा? पावर फैक्टर। ठीक है,
पावर फैक्टर का ही काम में आता है पावर डेसिपेशन निकालने के, का ही काम में आता है बेटा पावर फैक्टर निकालना हमारा, पावर डेसिपेशन, कि कितनी एनर्जी वहां से डेसिपेट हो रही है, कितनी पावर वहां से डेसिपेट हो रही है, इसलिए हम क्या निकालते हैं, पावर फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है बेटा, फाई हमारा फेज डिफरेंस था, जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर डिनोटेड बाय कॉस फाई, क्या लिखा जाता है बेटा पावर फैक्टर को, फाई तो रहेगा उसके अंदर बट 10 ना होके क्या रहता है, ठीक है, कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर। अगर इसमें देखोगे तुम कॉस फाई लिखना चाहोगे तो कॉस फाई क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है, बेस क्या है इसमें हमारा वी आर है, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, रिजल्टेंट वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ना रिजल्टेंट, ये वाला वोल्टेज है वो। तो देखो कॉस फाई विल बी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, इसकी जगह लिख सकते हो आई इंटू आर, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, रिजल्टेंट कब आएगा, रिजल्टेंट हमारा कब आएगा, जब आई में अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से देखो v इज इक्वल्स टू आई जेड होगा ना, क्योंकि v बाय आई बराबर z है, तो v बराबर क्या होगा, i इंटू जेड, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम बेटा, i इंटू जेड इम्पेडेंस, ठीक है ना, i से i, तो पावर फैक्टर की जो टर्म आती है वो काय के बराबर होती है, cos फाई विल बी इक्वल्स टू r बाय, समझ में आई बात, ठीक है। इसी को तुम दूसरे ऑर्डर में या दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे बेटा, विच इज इक्वल्स टू r बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये एक हमारा cos फाई या r बाय जेड की टर्म हो सकती है, समझिए बात को, है ना। इसी को अगर मैं दूसरे वे में लिखना चाहूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते, ऊपर है आर, रूट के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आर आएगा, पर इस टर्म के पास आर नहीं है, तो इसमें आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो किस तरीके से बना सकते हैं इस फॉर्मूले को, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बेटा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर का, ये पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। आर को कॉमन लेके काट दिया बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके पास आर नहीं था तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आया होगा तो वो बाहर आके आर हो जाएगा, और इस आर से ऊपर वाला आर कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, पावर फैक्टर की टर्मिनोलॉजी कहलाती है, ठीक है। आप देखो पावर फैक्टर तो हमने बात कर लिया, है ना, और हमने कंडीशन भी लेके चले थे कि VL इज ग्रेटर देन VC है ना, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो ज्यादा है किससे, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, उन दोनों में रिलेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, है ना। वो क्यों डिस्कस करा था, क्योंकि हमें अब लास्ट में बताना है ना बेटा कि करंट आगे चलेगा या पीछे चलेगा, तो क्या बोलते हैं, करंट इक्वेशन, क्या लिखते हैं बेटा, करंट इक्वेशन। हमारी कंडीशन क्या थी, VL इज ग्रेटर देन VC, तो इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा है और कैपेसिटर का वोल्टेज कम है, तो कौन लीड करना चाहिए, है ना, इंडक्टर का ज्यादा है ना, तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है, तो दैट्स वाई इस रिजल्टेंट के लिए वोल्टेज आगे चलेगा और करंट पीछे चलेगा। तो अवर करंट इक्वेशन रिटर्न लाइक दिस, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट आता है पहले टर्म, फिर क्या आता है, हमने साइन ओमेगा टी लिया था ना, यहाँ भी साइन ओमेगा टी आएगा, बट साथ में क्या आएगा, माइनस फाई, क्या आएगा बेटा, इस कंडीशन के लिए करंट कहाँ चलना चाहिए, लैग करना चाहिए, बिकॉज VL इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है ना। कितने से लैग करता है वो डिपेंड करेगा इन सब टर्म के ऊपर, इस एक्सएल की वैल्यू पर, एक्सी की वैल्यू पर और आर की वैल्यू, तब बता सकते हो तुम फाई कितना आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें देखो और चीजें डिफाइन कर लेते हैं, जो आई नोट है हमारा वो क्या है, वी नोट बाय जेड बेटा, क्या आएगा, वी नोट बाय जेड, यही ना, यहां से देखो यही रिजल्टेंट था, अब रिजल्टेंट की जगह कौन सा लिख रहे हैं, पीक, तो यहाँ भी वोल्टेज भी पीक और जेड हमारा इम्पीडेंस जो है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम आई आर एम एस लिखोगे तो आई आर एम एस क्या होगा बेटा, वी आर एम एस बाय, सही है ना, दोनों चीजें समझ गए, एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू तुमको इसमें पता ही है ना। तो इन दिस सर्किट वोल्टेज लीड बाय current with a phase difference of phi, समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो ये तो एक कंडीशन हुई, अब इसी में फाई से हम और कंडीशन बना सकते हैं, तो ये पहली कंडीशन हमारी ये हो गई,
जब VL बड़ा होगा काय से, VC से, तो हमारी वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। हम फिर से लिख देते हैं इन कंडीशंस को। केस नंबर फर्स्ट क्या है, वापस से वही, VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, XL इज ग्रेटर देन XC। ये भी सही है ना, क्योंकि V बड़ा कब आएगा, जब XL बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि I तो सब में सेम है। तो XL इज ग्रेटर देन XC, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। या हम इसको तीसरे वे में क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाय, ये वाली वैल्यू के साथ आ जाए, है ना। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस फेज डिफरेंस के फॉर्मूले से ऑब्जर्व करोगे तो XL माइनस क्या लिखा है, XC, और XC का याद रखना बेटा, 10 की टेबल याद होगी कि 10 जो होता है, 10 जो है ऑफ माइनस थीटा काय के बराबर होता है, -10 थीटा। याद है, इसका क्वाड्रेंट याद है, 10 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव होता है, 90 से 180 तक नेगेटिव हो जाता है, फिर 180 से 270 तक फिर पॉजिटिव, और फिर 270 से 360 तक अल्टरनेटिंगली नेगेटिव पॉजिटिव होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा काम का, 10 ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या आ जाता है, -10 थीटा आ जाता है, ठीक है। 10 क्या कर माइनस थीटा। अब यहाँ देखो जरा, XL माइनस XC, यहाँ थीटा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि XL बड़ा है XC छोटा है, तो ये टर्म वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो 10 फाई क्या आया, पॉजिटिव। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 फाई इज पॉजिटिव, देन फाई ऑल्सो पॉजिटिव। इट मीन्स वोल्टेज लीड बाय करंट। ये काय से लीड करेगा बेटा, करंट से लीड करेगा, पहली चीज, ठीक है, वो भी फेज डिफरेंस ऑफ फाई के साथ। केस नंबर सेकंड डिस्कस करो। केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है, VC इज ग्रेटर देन VL, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, XC इज ग्रेटर देन XL, और लास्ट टर्म 1 बाय ओमेगा C इज ग्रेटर देन 1 इंटू ओमेगा L, सही है, ओमेगा इंटू L। ये 3 कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, अब नेगेटिव। तो 10 फाई नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है बेटा, सिंस 10 फाई इज नेगेटिव देन फाई ऑल्सो नेगेटिव। अगर फाई नेगेटिव आया, यहाँ देखो नेगेटिव की जगह नेगेटिव वैल्यू रखोगे, क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कौन लीड करने लग गया, इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो कौन लीड करने लग जाएगा, करंट। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट मींस करंट लीड बाय वोल्टेज, ठीक है। अब कंडीशन कोई भी हो बेटा, इन दोनों कंडीशन में वोल्टेज का फॉर्मूला वही रहने वाला है, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, और दोनों में इम्पेडेंस का फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। केस नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं बेटा। केस नंबर थर्ड क्या है, VL इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन भी तो आ सकती है, VL इज इक्वल्स टू VC हो जाए, या XL इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, XC हो जाए, है ना। और या लास्ट टर्म अपन इसको बोल सकते हैं कि 1 बाय ओमेगा C जो है वो बराबर हो जाएगा के ओमेगा L के। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं बेटा रेजोनेटर सर्किट। क्या बोला जाता है, रेजोनेटर सर्किट। हम रेजोनेटर सर्किट को लिखेंगे बाद में, पर अभी इतना याद रखो ये क्या कहलाती है, हमारी रेजोनेटर सर्किट कहलाती है। रेजोनेटर सर्किट में क्या होता है बेटा, अब ध्यान से देखो 10 फाई कितना आ रहा है, क्योंकि XL माइनस XC करोगे 0 आ गई वैल्यू, और 10 फाई भी क्या आया 0। इट मीन्स फाई कितना आ जाएगा 0 डिग्री, है ना। फाई 0 डिग्री बन गया, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मतलब यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता बेटा, ये दोनों कैसे चलेंगे, साथ में चलेंगे। करंट और वोल्टेज कहाँ चलेंगे, साथ में चलेंगे, क्योंकि बेटा इधर देखोगे तो ये 0 दिख रहा है, इम्पेडेंस वाले फॉर्मूले में देखो ये वाली टर्म हट गई, सिर्फ क्या बचा R स्क्वायर, मतलब बचा क्या, सिर्फ R बचेगा ना।
अब आर बचा मतलब नहीं, इसके लिए वो तो कॉस फाई है, इसको नहीं देखो, इम्पेडेंस का फॉर्मूला बोल रहा हूँ बस, ये नीचे वाला जेड, इसको देखो जेड बराबर क्या बचेगा सर, आर बचेगा। तो जेड बराबर आर हो गया, मतलब करंट क्या आएगा, मैक्सिमम इस पर्टिकुलर। एक होती है ससेप्टेंस, ये क्या होती है, ससेप्टेंस, क्या होती है बेटा, ससेप्टेंस। जैसे अपन ने रेजिस्टेंस पढ़ा था, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था हमारा, कैपेसिटेंस, याद है थर्ड चैप्टर में, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ससेप्टेंस जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस, जो हमारे एक्सी के अंदर और एक्सेल के अंदर था बेटा, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा ससेप्टेंस होगा वो होगा 1/XL होगा, या फिर क्या होगा बेटा 1/XC। यूनिट जैसे रेजिस्टेंस की अलर्ट करी थी, वैसे इसकी यूनिट भी पलट दो, क्या आ जाती है, MHO आती है, या फिर ओम इनवर्स होती है, जिसको अपन ने साइमन पढ़ा था, ओम इनवर्स क्या था, तो इसकी यूनिट अपन साइमन भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ये एक टर्मिनोलॉजी हुई, दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है बेटा एडमिटेंस, क्या होती है, एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक है। एडमिटेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस, समझ गया एडमिटेंस को, ठीक है। मतलब 1/Z बेटा, क्या 1/Z, अगेन इसकी यूनिट सेम होगी, यही यूनिट क्या होंगी, सेम होगी, यूनिट जो होंगी वो होगी MHO, ठीक है, ओम इनवर्स, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, साइमन, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब मैंने एक बोला था कि तुम्हें अपन को सर्किट पढ़ना है, कौन सी सर्किट होती है बेटा, रेजोनेटर सर्किट, रेजोनेटर सर्किट, ठीक है। तो रेजोनेटर सर्किट क्या है बेटा, ऐसी सर्किट जिसमें LCR कंपोनेंट लगे हों, ठीक है। LCR कंपोनेंट तो लगे ही हों, बट कैसे लगे हों कि उसका करंट हमेशा क्या है, मैक्सिमम आए, करंट क्या है, मैक्सिमम आए, तो उस सर्किट को अपन LCR सर्किट कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अ सीरीज LCR सर्किट, अ सीरीज LCR circuit is said to be is said to be resonator circuit, resonator circuit when its current will maximum, क्या हो जाए, करंट मैक्सिमम, है ना, एंड दिस कंडीशन इज नॉन, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। करंट को क्या करना है, मैक्सिमम, करंट को क्या करना है बेटा, मैक्सिमम करना है, तो उस समय बनती है ये हमारी रेजोनेंट सर्किट। कैसे बनाते हैं रेजोनेंट सर्किट, देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा थर्ड केस पढ़ा था हमने, VL बराबर क्या हो, VC हो, तो दिस सर्किट इज नोन एज रेजोनेंट सर्किट, और दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें बराबर है, मतलब बेटा XL बराबर होना चाहिए XC के, सही बात है। अब XL क्या होता है, ओमेगा L विच इज इक्वल्स टू 1/ωc, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/LC, सही है ना, ये ओमेगा डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये L मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 1/√/LC आ सकता है। तो ये ओमेगा नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ओमेगा नॉट, इसका नाम क्या है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस एंगुलर, बात समझ में आई,
ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर इसके लिए जो आएगी वो क्या आएगी, न्यू नॉट, है ना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, ये नॉट था तो ये भी क्या आएगा, नॉट आएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर एल सी। तो यहाँ से जो न्यू नॉट की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या है 2 पाई अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एट विच सर्किट बिहेव एज रेजोनेटर सर्किट। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जहां पर क्या हो जाए, हमारी सर्किट किसकी तरह ट्रीट होने लग जाए, रेजोनेटर सर्किट, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई क्या बेटा? ठीक है, इसकी यूनिट आएगी हर्ट्ज। ठीक है ना, इसके रेडियन पर सेकंड बोल सकते हो, है ना। अब ये दोनों बात तो हो गई। अब देखो जरा ध्यान से, अपन ने वोल्टेज दिया था तो वोल्टेज के समय भी एक फ्रीक्वेंसी देते ना, ये वोल्टेज गिवन कर रहे हैं उस समय एक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, सर्किट की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये ओमेगा नॉट वाली बोल दो या ये वाली बोल दो। अब रेजोनेटर कंडीशन में क्या होता है बेटा, दिस ओमेगा विल इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, याद रहेगा ये। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो ओमेगा है वो काय के बराबर होता है, ओमेगा का नॉट के बराबर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो तो हमारी सर्किट बिहेव करेगी किसकी तरह, रेजोनेटर सर्किट। रेजोनेटर सर्किट की दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, जरा जेड को देखो, जेड विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये टर्म जीरो, तो ये बराबर का है क्या आएगा, मतलब ये जो जेड निकल के आता है बेटा, ये जेड क्या होता है, मिनिमम, जेड क्या होता है, तो इम्पेडेंस ऑफ रेजोनेटर सर्किट विल बी मिनिमम। ठीक है, थर्ड देखो, अगर जेड मिनिमम हो गया तो आई क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये क्या होता है वी नॉट बाय जेड मिनिमम, अगर जेड मिनिमम है तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो थर्ड कंडीशन क्या होती है इस सर्किट की, कि जेड हमेशा क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। क्या आने वाला है, मैक्सिमम। तो बहुत सारी कंडीशन लिख सकते हो, एक्सएल बराबर एक्सी, पहली चीज प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरी रेजोनेटर फ्रीक्वेंसी, चौथी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट होना चाहिए गिवन फ्रीक्वेंसी टू द सर्किट, और सर्किट फ्रीक्वेंसी, जेड इम्पेडेंस मिनिमम होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हाँ, अब आगे सुनो इसी चीज में, फेज डिफरेंस देखो जरा, चौथा फाई, फाई में क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू, कुछ लिखा था अपन ने, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। देखो ये टर्म तो जीरो, मतलब फेज डिफरेंस भी क्या, मतलब देयर इज, जो अपन ने थर्ड कंडीशन में लिखा था ना वही है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी, आई एंड वी में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट नाम और सर्किट से अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फाइव जीरो है, फाइव जीरो है, पावर फैक्टर क्या आना चाहिए, कुछ पावर फैक्टर पढ़ाया था, पावर फैक्टर इज cos 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये मैक्सिमम पावर डेसिपेट करवाएगा बेटा। ठीक है, क्या करवाएगा, पावर को डेसिपेशन करवाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर कितना है, 1 है। कंप्लीट जो भी अपन इसको एनर्जी देंगे उस पूरी एनर्जी का यूज करने की कोशिश करेगा। पावर फैक्टर बनाने का मतलब क्या होता है कि अपन ने इस सर्किट को जितनी भी एनर्जी दी, एलसीआर सर्किट को, वो पूरी एनर्जी को क्या करने का, है ना, वो खत्म, मतलब कोशिश करेगा कि वो कंप्लीटली तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकें, उसको पूरी तरीके से यूज कर सकें, यूज करवाएगा उसको।